हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। कल हमने अंतराल विधि तक देख लिया था। उसके आगे का आज हमारा नया टॉपिक है संघट्य सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। चैप्टर जो है वो क्लोजिंग पॉइंट पे है। देखो क्या होता है इसके अंदर। ये जो सिद्धांत है वो दिया था मैक्स स्ट्राउस ने और विलियम लेविस ने। ये दो साइंटिस्ट थे, मैक्स स्ट्राउस और विलियम लेविस। उसने 1916 और 18 में ये सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार अभिकारक जो है उसको ठोस गोलों के रूप में माना गया और इन गोलों के परस्पर संघट्य से ही अभिक्रिया संपन्न होती है। संघट्य का मतलब है नॉर्मल अपन बोल सकते हैं टक्कर। तो उन्होंने क्या कहा कि जो रिएक्टेंट अपन ले रहे हैं उसको अपन क्या मान सकते हैं, ठोस एक गोला मान सकते हैं, ठोस गोला, जो क्या करेंगे परस्पर टक्कर करेंगे और टक्कर से क्या होगी, अभिक्रिया संपन्न होगी। ओके, देखो अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में, मतलब पूरा जो रिएक्शन का जो पूरी रिएक्शन एक बार लेते हैं उसके अंदर एक इकाई आयतन लेते हैं, उसमें प्रति सेकंड जो होने वाले टक्करों की संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं संघट्य आवृत्ति। कई बार पूछा जाता है संघट्य आवृत्ति किसे कहते हैं। तो मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड जो टक्कर होती हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, संघट्य आवृत्ति कहलाती है। और इसको किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। सामान्य ताप और दाब पर किसी भी गैसीय तंत्र में जो संघट्य आवृत्ति होती है ना, वो होती है 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28। 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 तक क्या हो सकती है, टक्कर हो सकती है। ये टक्करों की संख्या है। यदि प्रत्येक टक्कर में अभिक्रिया संपन्न होती ना, तो बहुत ही कम समय में अभिक्रिया क्या हो जाती, पूर्ण हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभिक्रिया क्या होती है, धीरे संपन्न होती है। यानी कि प्रत्येक टक्कर जो है वो अपन ये नहीं कह सकते कि हर टक्कर में क्या बन सकता है, प्रोडक्ट बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या आते हैं, दो मुख्य अवरोध आते हैं। पहला अवरोध है ऊर्जा अवरोध और दूसरा होता है अभिविन्यास अवरोध। ऊर्जा अवरोध क्या होता है, देखो क्रियाकारी अणुओं के मध्य प्रभावित संघट्य होने के लिए उनमें पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए जिससे क्रियाकारक के रासायनिक बंध हैं वो टूट सकें। मतलब जो रिएक्टेंट अपन ले रहे हैं उनके अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि उनके जो बॉन्ड हैं, क्रियाकारक के जो बॉन्ड हैं वो क्या हो सकें, टूट सकें। इसके लिए जो टकराने वाले अणु हैं उनके द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा उनको चाहिए ना, उसको क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार वे ही टकराने वाले अणु क्रियाकारक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनमें क्या होगी, देहली ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होगी। अतः देहली ऊर्जा क्या है, एक ऊर्जा अवरोधक है जिसको पार किए बिना अभिकारक किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये क्या है, ऊर्जा अवरोध। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी उसमें होनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। और इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, देहली एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, देहली ऊर्जा एक अवरोध का काम करेगा। जिस रिएक्टेंट के पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा या उनकी जो टक्कर है वो प्रभावी नहीं होगी। दूसरा जो अवरोध आता है वो आता है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है दिशा, मतलब दिशा का अवरोध। जो अणु टक्कर कर रहे हैं ना, उनकी दिशा अगर समान दिशा है, मतलब जुड़ने के लिए अगर उनकी दिशा सही है तब तो वो क्या करेंगे, टक्कर करके जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर उनकी दिशा सही नहीं है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक है कि जो टक्कर करने वाले अणु हैं उनका विन्यास क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अर्थात उनकी सही दिशा में आमने सामने वाली टक्कर ही क्या होगी, प्रभावी होगी। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, NO2 + NO2 मिलकर बनाता है N2O4। अब इसमें ये दो तरीके से हो सकता है। जैसे एक बार तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन दोनों इस तरफ प्लस इस नाइट्रोजन के दोनों इस तरफ, तो इसमें जो टक्कर होगी वो प्रभावी होगी क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो नाइट्रोजन आपस में जुड़ गए, दोनों ऑक्सीजन इस तरफ, दोनों ऑक्सीजन इस तरफ। ठीक है। दूसरी जो दिशा देखो हमने चेंज कर दी अब की बार, नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के दोनों ऑक्सीजन इस तरफ हैं लेकिन इस वाले के चेंज कर दिए, इसकी दिशा ओरिएंटेशन उसका चेंज कर दिया। तो क्या होगा, अब ये दोनों ऑक्सीजन तो इससे जुड़ेंगे नहीं, ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, इसकी दिशा अलग है, इसलिए जो टक्कर होगी वो क्या होगी, अप्रभावी होगी और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इस प्रकार जो टक्कर करने वाले अभिकारक है उसमें क्या होनी चाहिए, पर्याप्त देहली ऊर्जा
नहीं हो या फिर वो परस्पर सही दिशा में नहीं हो तो प्रोडक्ट हमको प्राप्त नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है वो निम्न कारकों की क्या होती है, समानुपाती होती है। कौन सा? एक तो अभिक्रिया के मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति सेकंड जो होने वाले टक्कर की संख्या है उसके ऊपर। दूसरा, प्रभावी जो टक्कर है उनका अंश, उसको F से लिखते हैं, अर्थात सही दिशा में क्या होना चाहिए, अभिविन्यास होना चाहिए और उनमें पर्याप्त न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो अभिकारक के अंश में के ऊपर डिपेंड करेगा। dx अपॉन में dt समानुपाती F और Z। अब इसके आगे एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ मैं कि एक अभिक्रिया का ताप जो है वो 200, एक अभिक्रिया है उसका जो ताप है वो 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया जाए तो इसका वेग स्थिरांक जो है वो 2 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। ये सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की जो अंतराल विधि पढ़ाई थी ना मैंने, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इसमें T1 दे रखा है 298 केल्विन, T2 दे रखा है 308 केल्विन और K2 उसने कहा कि उसका वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। तो हमने जो K1 है वो तो ऐसे का ऐसा रखा और जो K2 है वो कितना हो जाता है, 2 गुना किसका, वेग स्थिरांक जो स्टार्टिंग में होता है उसका। तो 2K1 लिख सकते हैं। लॉग फॉर्मूला क्या था, लॉग K2 अपॉन में K1 बराबर EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। लॉग K2 अपॉन में K1 बराबर EA 2.303, R की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है 8.314, T2 की वैल्यू 308 माइनस T1 की वैल्यू 298 और 308 गुना में 298। अब K2 की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 2K1 रख सकते हैं। तो K1 से K1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, log 2। बाकी आगे वाला सेम टू सेम पार्ट है। log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010 बराबर में EA। जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 308 में से 298 में जाएंगे तो बचेंगे 10। तो EA गुणा में 10 बटे में 2.303 8.314 गुणा 308 गुणा में 298। अब यहाँ से अपने को निकालनी क्या है, सक्रियण ऊर्जा निकालनी है। तो EA को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। EA को बाहर निकालने से ऊपर क्या बचेगा, 0.3010 गुणा 2.303 गुणा 8.314 गुणा 308 गुणा 298 बटे में 10। और जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो आता है 52897 जूल मोल इन्वर्स। इसको किलो जूल मोल इन्वर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। किलो जूल के लिए 3 जीरो लगाते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 52.897 किलो जूल मोल इन्वर्स। इस प्रकार से अंतराल समीकरण से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब इसका लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी कि एक अगर उत्प्रेरक अगर काम में लेते हैं तो सक्रियण ऊर्जा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए देखो ये बनाया मैंने, एक चित्र बनाया है जिसमें यहाँ से रिएक्टेंट चल रहा है एक बार और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन या अभिक्रिया हो रही है वो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रही है, यहाँ पे हमने उत्प्रेरक नहीं लिया है। दूसरी जो रिएक्शन हो रही है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। पहली जो रिएक्शन है उसका ऊर्जा अवरोध और रिएक्टेंट की ऊर्जा के बीच का अंतर मैंने EA1 से शो किया है। ये सक्रियण ऊर्जा है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और ये सक्रियण ऊर्जा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के लिए एक ऐसी क्रियाविधि को निर्धारित करता है जिसमें कम सक्रियण ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात ऊर्जा अवरोध में क्या आएगी, कमी आएगी। ऊर्जा अवरोध में कमी आ रही है ना। अब पहले EA1 जो है वो ग्रेटर देन है EA2 से, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ऊर्जा अवरोध में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और इस प्रकार से क्या होगा, ज़्यादा अणु जो हैं वो अवरोध को पार करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि जिसकी ऊर्जा अवरोध ज़्यादा था उसमें तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनने में मतलब उसको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब एनर्जी हमने कम कर दी तो ज़्यादा अणु क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसलिए उत्प्रेरक क्या करता है, उसके अंदर एक ऊर्जा को कम करने का काम करता है। चित्र के अनुसार EA1 जो है वो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा है और EA2 जो है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा है। यानी कि EA1 जो है वो ग्रेटर देन है EA2। अतः उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा उतना ही अभिक्रिया का क्या होगा, वेग होगा। आज ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। आप बुक के पीछे के क्वेश्चन देख लेना और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो मेरे से पूछ ले सकते हैं, आप आराम से मैसेज कर देना। और कोई इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कल शायद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, बाय।